हम पहला टेस्ट अपना सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 125 से, तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 125 है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स। ओम्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है? जब टेम्परेचर में चेंज आती है, या टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे होता है, या कांस्टेंट होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो हम ओम्स के लॉ से ही पूछ लेते हैं, भाई ओम्स के लॉ बताओ कब आपका लॉ अप्लाई होता है। तो ओम का लॉ कहता है जी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम इधर उधर करके V इक्वल टू IR आ जाएगा। तो आपका जो R है वो कांस्टेंट है, और R कांस्टेंट कब होती है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होती है? जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 126। इफ अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एंटर एट 30 डिग्री इन 3 टेस्ला, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। भाईजान क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज 2 कॉलम है, और वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और एंटर होता है 30 डिग्री एंगल पर, किसके अंदर? 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमने बताना है कि उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाएगी। सिंपल हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू आपके पास देखें कितना है, ये 2 है, वी आपके पास 5 है, और बी आपके पास 3 टेस्ला है। साइन आपके पास 30 है, साइन 30 1/2 होता है, 3 5 15, 2 2 से कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 15 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन ए में ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन बी में लोड रेजिस्टेंस है, ऑप्शन सी में पावर सप्लाई है, या ऑल ऑफ द अबव। देखें, लोड रेजिस्टेंस तो होगी, पावर सप्लाई होगी, पावर सप्लाई नहीं होगी तो फिर हम रेक्टिफायर किस लिए इस्तेमाल करेंगे? तो ट्रांसफार्मर भी होगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो है डी। साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है। ट्रांसफार्मर हम स्टेप डाउन इस्तेमाल करेंगे, पावर सप्लाई आपकी ऐसी होगी। नंबर 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस। कौन सा ऑप्शन आपका दुरुस्त नहीं है? The size of molecules is much smaller than the separation between molecules। जी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इन्हें कहते हैं पॉइंट मैसेज। ऑप्शन बी, molecules suffer negligible momentum। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, चलें अगला ऑप्शन देख सकते हैं। molecules do not exert force, ये भी ठीक है, molecules कोई फोर्स नहीं लगाते एक्सेप्ट कोलिजन के। तो आपको जो मशकूक ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन बी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। रीज़न ये है कि जो आपके molecules होते हैं जो कोलिजन करते हैं, वो जो कोलिजन होती है वो इनकी कोलिजन इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। अगर इन इलास्टिक भी होगी तो फिर भी मोमेंटम ने तो कांस्टेंट ही रहना है। कोलिजन में मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 125। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज। जब ऑब्जेक्ट आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है, एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, बताएं उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट किया। आसान लफ्ज़ों में आपने एंगल बताना है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो रेडियन में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 होता है, डिग्री में 360 होता है, और रेवोल्यूशन में 1 होता है। तो आपसे यहाँ पर रेडियन में पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन बी है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट रेवोल्यूशन पूछ ले, वो आपसे हाफ भी पूछ सकता है, वो क्वार्टर रेवोल्यूशन भी पूछ सकता है। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। आप सिंपल ये याद रखें, यहाँ तक क्वार्टर होगा, यहाँ तक हाफ होता है, यहाँ पे 3/4 होता है, और यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप एंगल्स याद रख ले, 0, π/2, पाई और 3π/2। तो ये याद है, आपके 3 से 4 MCQs आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इससे रिलेटेड MCQs आएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 130। कॉलम फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, मीडियम रेंज फोर्स, नॉन ऑफ दिस। भाई आपकी ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ये लॉन्ग रेंज के लिए फोर्स है, ये तमाम डिस्टेंसेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 131। मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डिपेंडेंट ऑन। मोशनल EMF किस पर डिपेंड करती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड पर, ओरिएंटेशन पर, लेंथ पर, या ऑल ऑफ दीज। अब फार्मूले से हम पूछते हैं, भाई फार्मूले जल्दी से हमें बताओ। मोशनल EMF किस पर डिपेंड करती है? फार्मूला बताने लगा है जी। सबसे पहले तो वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है, और थीटा ओरिएंटेशन है। भाई ये तो सारे ऑप्शंस आ गए आपके पास, तो सी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 132। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटल्स ऑन दी नेचर ऑफ सरफेस बोथ ए एंड बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको अभी याद नहीं आया तो वर्क फंक्शन आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में से है। ये वो एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से निकालने के लिए चाहिए होती है। तो ये एनर्जी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये चेंज होगा ही नहीं, बस एक ही वेरिएबल है, वो है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका ऑप्शन डी है।
क्वेश्चन नंबर 133 फार्मूला ऑफ पावर इज, भाई पावर के हमारे पास तीन ही फार्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, और तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा फार्मूला है जी? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये इनको हम रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। आर एमिटेड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो द रेडियो एक्टिव डिके। जब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव टॉप पर डिके होता है तो कौन सी रेडिएशन या एलिमेंट्स एमिट होते हैं? अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। भाई हमने तो ये तीन ही पढ़े हुए हैं, तो कौन सा नहीं होता फिर? डेल्टा नहीं होता। तो आपका ऑप्शन डी है जी। क्वेश्चन नंबर 136 फोर्स ऑन अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज 2 ही। आपके पास एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है जिसकी वैल्यू b है, कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल पर, और वो मूव करता है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपने फोर्स बतानी है। सिंपल हमारे पास फोर्स का फार्मूला जो हमने पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू आपके पास 2e है, v आपके पास 2 है, b रहेगा क्योंकि उसने वैल्यू कोई मेंशन नहीं की, और एंगल आपके पास साइन 45 डिग्री है। अब सारी चीज़ें वैसे ही रहने देंगे, हम साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2। अब हमने क्या किया जी, ये 2 को इधर ले आए, 2 1 बार 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पर दोस्त समझने वाली चीज़ है, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट लगाऊँ तो साथ में मुझे स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वही 2 रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट को इससे स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, आपके पास एक स्क्वायर रूट बच गया। आपके पास आंसर क्या आ गया? 2√2EB, जो कि आपका ऑप्शन ए है जी। तो क्वेश्चन नंबर 137 में आपसे पूछता है इन विच रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज लेस। किस रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम होता है? फुल वेव में, हाफ वेव में, या दोनों में कम होता है? अब याद रखिएगा जो रिपल फैक्टर है वो इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? एफिशिएंसी में। अब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसका रिपल फैक्टर कम होगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अब देखिए, जो आपके पास लेट्स सपोज एक ऐसी सिग्नल है जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, नेगेटिव को रेक्टिफाई नहीं करेगा। अब आपका जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, दोनों ही रेक्टिफाई हो जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसका रिपल फैक्टर कम होगा। इसका मतलब है फुल वेव की एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसका रिपल फैक्टर कम होगा। तो उसने पूछा है कम किसका है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 138 में आपसे पूछता है कि आपके पास एक लोड लैंप है, जब वहाँ पर आप एक से ज़्यादा लैंप अटैच कर देते हैं तो जो लोड की रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ होती है, या उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ऑफ कोर्स उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। If an object is undergoing an orbital motion around an other object, it is called revolution, radian, both, none of them। हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अर्थ है और मून उसकी चक्कर लगा रहा है। मून के मोशन को हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन कहेंगे, रोटेशन कहेंगे? भाई रेवोल्यूशन कहेंगे। रोटेशन तब होती है ना जब बॉडी अपने ही एक्सिस पे घूम रही होती है। अब यहाँ पे अपना एक्सिस नहीं है, किसी के गिर्द वो घूम रहा है, तो इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन 140 फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू F/Q। भाई हमने तो यही पढ़ा हुआ है ए ऑप्शन में, तो यही आपका फार्मूला है। हाँ, और भी फार्मूलाज हैं इसके, इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r के, जब हम यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में इसका फार्मूला ये है कि इज इक्वल टू -del V/del r। ये दो फार्मूलाज भी हैं और ये भी फार्मूलाज हैं। अगर ये भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, तो फिर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है जी। तो क्वेश्चन नंबर 141 अ फिक्स्ड mass of an ideal gas is contained in a cylinder at constant temperature. Now the pressure of the gas is decreased. What happens to the molecules of gas? सरकार कहानी ये है कि आपके पास एक गैस है, उसका प्रेशर हमने कम कर दिया। अब बताएं उनके मॉलिक्यूल्स का क्या हशर होने वाला है। ऑप्शन में कहता है जी कि उसकी स्केयर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएंगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले डेंसिटी लिख दिया था। ऑप्शन बी नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, या फिर उनके साइज़ में कमी आ जाएगी। भाई ये तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं ना, पता नहीं कैसे कैसे ऑप्शन दे देते हैं। देखिए जी, आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, यहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब है वॉल्यूम आपका पास कम है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा ना। बॉयज़ लॉ के मुताबिक P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब हमने प्रेशर को डिक्रीज़ करना है। जब प्रेशर में कमी आएगी तो वॉल्यूम में क्या होगा? इजाफा होगा। तो वॉल्यूम इजाफा हो गया। अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान जो कोलिजन होगी उसमें
कमी आ जाएगी, क्योंकि दूसरे से दूर दूर हो गए हैं तो कोलिजन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नंबर 142, a body of mass 10 kg moving at a height of 2 meter with uniform speed of 2 meter per second, its total energy is। भाई जान आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। सिंपली टोटल एनर्जी आपके पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास 1/2 mv² है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh है। सिंपल 1/2 वैसे आएगा। m आपके पास देखिए कितना है जी, ये रहा 10 किलोग्राम, वो पुट कर दिया। v आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। m आपके पास पर अगेन 10 आ गया। g आपके पास 9.8 है, जो तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, सुन ले 9.8 है। और h आपके पास 2 है आपके पास। अब देखें 9.8 का इशारे ख़त्म करेंगे 10 आएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल, यहाँ पे 98 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 का स्केल लेंगे तो 4 आएगा, 2 2 पर 4, 2 बच के 2 10 पर 20, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 196, 9 को जमा करेंगे 216 जूल, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 143, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती है। सिंपली भाई पॉजिटिव चार्ज ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से निकल रही होती हैं, मूव अवे कर रही होती हैं, जो कि आपका ऑप्शन आउटवर्ल्ड वाला, रेडियली आउटवर्ल्ड दी चार्ज से रेडियली आउटवर्ल्ड जा रही होती हैं। अगर नेगेटिव की बात करें तो भाई नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ल्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ल्ड का ऑप्शन है। टेस्ट 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। खूब मेहनत करें, खुदा आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।